भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ और मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हूँ। और पार्टी जो हमें दायित्व देती है, वो छोटा दायित्व हो, बड़ा दायित्व हो, कुछ भी हो, तो मैं चाहता हूँ कि एक अनुशासित बल के नाते, एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते मैं उस कार्य को पूरा करता हूँ। और जहाँ कहीं भी हमें हिचक होती है तो मैं अपने जो पुराने हमारे जो नेतागण हैं, कार्यकर्तागण, मैं उनसे बेहिचक पूछता हूँ, क्योंकि हर आदमी को हर दिन सीखना पड़ता है और मरते दम तक वो सीखता है। कोई कहेगा कि नहीं मैं पूरा ही सीख चुका हूँ, मैं पूरे ज्ञानी हो चुका हूँ, तो मेरे समझ में वो अज्ञानी है। वो मरते दम तक भी उनको सीखना है, चाहे वो अपने भी कोई सेवा में हो, चाहे वो कृषि से जुड़े हुए हो, चाहे घर के गृहिणी हो या फिर एक कोई राजनीतिक हो। तो इस रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी को चयन किया हूँ और सिर्फ सेवा भावना से। इसमें मेरी कोई अपनी ऐसा लक्ष्य नहीं है कि मैं MP बनूँ, MLA बनूँ या ऐसा। कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो दायित्व देती रहेगी, निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि उसका निर्वहन करूँ। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों, मैं रजनीश कुमार KV स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मैं बेगूसराय जिला अंतर्गत तेघरा प्रखंड के प्रिहौली गांव में हूं और प्रिहौली गांव में एक ऐसे गेस्ट से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जो पूर्व में DSP से रिटायर होने के बाद अपने गांव और समाज के आदमियों को जागरूक कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, समाज में किसी न किसी रूप से सेवा के भाव से अपना मदद कर रहे हैं और फिलहाल वर्तमान में BJP के कार्यकारिणी प्रदेश सदस्य भी हैं। तो चलिए मैं उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनकी पूरी कहानी। सुनील सर से तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। मैं पूरी सेवा में था और बिहार और झारखंड में मैंने सेवा दी है। मैं एडिशनल SP से रिटायर्ड हुआ हूँ, उसके बाद से सामाजिक सेवा में लगा हुआ। सर मेरा आपसे एक पहला सवाल रहेगा, जो आपका जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुआ या फिर आप जहाँ से पले बढ़े उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई और रहन सहन पूरा विद्यार्थी काल मेरा आसाम में से हुआ। मेरे पिताजी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और मैं क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन वहीं से किया। उसके बाद मैं पटना आया। पटना में मैं ICWA कर रहा था। उसी दरमियान ये सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम हुई थी और फिर मैं वहाँ एग्ज़ाम दिया और फिर इस सेवा में हूँ। उसमें लगातार 35 साल तक पुलिस की सेवा किया। सर हम एक सवाल लेना चाहेंगे। जो आज के ज़माने में देखा जाता है कि अमूमन लोग कहीं ना कहीं UPSC IAS या और भी तरह के सरकारी जॉब या फिर उन्हें देखा जाए तो ऑफिशियल जॉब ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपने ज़मीनी स्तर की जो एक कही जाए तो आपने जॉब को चुना, तो इसके प्रति क्या आपका रीज़न था, क्यों इस तरह का जॉब सर आपको अच्छा लगा? सर देखिए, आपने बहुत ही सरल और सहज सवाल किया है। ये मेरे जहन में आ रहा है कि क्यों आप इस चीज़ को पूछे। सही में मेरी पुलिस विभाग से कहीं दूर दूर तक मेरे परिवार का कोई वास्ता नहीं था। सभी इंटेलेक्चुअल जॉब में थे, कोई रेलवे में थे, पिताजी प्रोफेसर थे, भाई इंजीनियर था। तो ये जब मैं ICWA कर रहा था, जो कि कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद, तो मुझे कभी ये नहीं था कि मैं इस सेवा में आऊँगा। और बिहार में जब आया, आसाम की पूरी सेवा देने के, अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो पुलिस की जो नौकरी होती है, या पुलिस यूँ कहें कि पुलिस से लोगों का बिहार राज्य में बड़ा एक अच्छा लगाव है और इसे बहुत पॉपुलर सर्विस मानते हैं। लेकिन आसाम में
पुलिस की नौकरी का ज़्यादा महत्व नहीं था। तो जब मैं कोई बहुत तैयारी इसमें नहीं कर रखा था। जब लॉज में हम रहते थे पटना में, और वैसे ही दोस्त यार जो मित्र लोग थे यहाँ के बिहार के, वो भर रहे थे फॉर्म, तो मैं भी फॉर्म भर दिया। चूँकि खेल से मैं रुचि रखता था, तो कोई फिज़िकल का कोई हमें आपको ताज्जुब होगा कि मैं एक दिन भी फिज़िकल वो तैयारी नहीं की। और फिर रिटर्न, वो ऐसा कोई रिटर्न था नहीं जिसमें हमें तैयारी करना पड़ता। तो जो मेरा सब्जेक्ट्स था, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ किया था जो मेरा चॉइस था, और वो स्वतः वो सर्विस हो गई। तो मैं फिर पेश में था, तो पिताजी से पूछा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो सूट करता है वो तुम कर सकते हो। तो मेरा कोई इच्छा नहीं था, लेकिन मेरी दादी माँ का, ये पूरा अभी प्रताप भवन पे आप लोग हैं, मेरे दादाजी के ये है, और मेरी दादी की दिली ख्वाहिश थी कि मेरे घर में भी एक पुलिस ऑफिसर हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको वो पुलिस में ही रहना है, तो नौकरी करना है। तो मैं भी कम उम्र का ही था, 23-24 साल का उसमें था। और यहाँ के जो परिवेश था, दोस्तों का जो एक उनका अपना जो टीम जो था, तो और उसी में साइड बाय साइड मैं बैंक में भी पीओ में दिया था, और 2 बैंक में दिया था। एक समस्तीपुर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का मैनेजर का ये में, और एक अब राष्ट्रीयकृत बैंक में दिया था। तो उस समय राष्ट्रीय ग्रामीण, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समस्तीपुर का रिजल्ट आ चुका था, और फील्ड ऑफिसर के प्रजाप्ते रूप में मेरा वो भी आया हुआ था, और तीसरे का अवेटेड था। लेकिन काफ़ी प्रेशर, और ये फिर पिताजी तो कहे कि भाई तुम्हें जिसमें रुचि हो। मैं तो सोचता था कि तुम और एकेडमिक ये में जाओ। तो इस तरह मैं पुलिस सेवा में सर जैसा कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो उसमें बहुत सारा स्कोप था, होटल मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे स्कोप थे। तो उस चीज़ को आपने कभी उस चीज़ के प्रति नज़र था, या फिर आपका कुछ इसी के प्रति नज़र था, तो इसके प्रति कुछ सर? नहीं, मुझे पछतावा तो कुछ देर हुई थी कि इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट, होटल मैनेजमेंट तो छोटा चीज़ है उससे। ICWA और CA, ये किसी भी कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए वो एक मायने रखता है, वो चाहता है कि हम हो। और ICWA का इंटरमीडिएट उसमें की जो अभी की क्या स्थिति है, मुझे रूबरू उससे नहीं है, लेकिन उसमें इंटरमीडिएट का पार्ट था, उसके बाद फाइनल का पार्ट था। इंटरमीडिएट में ये था ICWA, और एक पार्ट में कंप्लीट भी किया था। तो जब मैं ट्रेनिंग में गया, और काफ़ी मेहनत वाला वो, और लोग सब मित्र लोग हमें बताया कि तुम उसमें जा कर के फिर एक अच्छे आगे तैयारी कर लेना। लेकिन 1 साल की जो 2-4 महीने की जो ट्रेनिंग जो शुरू हुई, और साल भर ट्रेनिंग चली, तो वो ट्रेनिंग इतना पस्त कर दिया कि वो फिर दूसरा जॉब ढूंढने का, और BPSC या UPSC इन सब चीज़ों में, या फिर अपना जो फैकल्टी था उसमें तैयारी करने में नहीं बना। और फिर इसमें आए, तो एक बार आ गए तो फिर उसमें रम गए। सर जैसा कि अभी देखा जाता है कि अभी के युवाओं में जो शिक्षा का कहीं ना कहीं एक अलग ट्रैक हो गया है, आजकल के युवाओं में गलत संगति का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो उस युवा को क्या कहना चाहेंगे सर? उस युवाओं के लिए क्या रहेगा? उन लोगों को लगता है कि हमें ज़्यादा मेहनत करने से हमें जॉब नहीं मिलता है, ऐसा कुछ लगता है युवाओं को, तो इसके प्रति सर आपका क्या राय है? देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये निश्चित है कि अभी जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है उसमें काफ़ी कंपटीशंस हो गया है, और अच्छे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जो अभी भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो वो अच्छे से कर रहे हैं, तो करते ही हैं, अच्छी जॉब उनको मिलता है। और किसी भी चीज़ को आपको जब आप शुरू करेंगे, तो आपको उसमें 100% आप उसको लगाना होगा आपको। चाहे वो खेल का ही मैदान लें, यदि आप पूरे तन्मयता से आप खेलते हैं और 100% लगाते हैं, तो आप उसका गोल अचीव करते हैं। लाइकवाइज स्टूडेंट्स को चाहिए कि यदि वो पढ़ रहा है, तो केवल सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं पढ़े, केवल पढ़ाई के लिए न पढ़े कि मैं मैट्रिक, IA, BA या ISC, BSc, MSc ये हुए। वो आप यदि आप एक ध्येय से आप चलें, तो आप यदि एम आपका होगा कि नहीं, हमको कोई जॉब करना है, किसी भी तरह का जॉब, जो आप में कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को आप चुनते हुए आप यदि, और हमें कैपेसिटी यदि एक किरानी बनने लायक है, और मैं UPSC में बार बार तैयारी कर रहा हूँ, तो वो नहीं होता है। तो वो चीज़ समझना होगा विद्यार्थी को। किसी विद्यार्थी को यदि खेल में बहुत ही रुचि है, तो अच्छा पढ़ाई करके ये करे। मेडिकल में यदि है तो मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग।
तो वो अपना 100% उसको लगाना होगा। और वो यदि करते हैं तो फिर आज के तिथि में भी जॉब का कोई ये नहीं है। आज यदि सरकारी नौकरियों में कमी आई है तो कॉर्पोरेट में नौकरी बहुत है और अच्छा नौकरी मिलता है। जो पढ़े लिखे हैं कॉर्पोरेट में भी करते हैं। सर यहाँ से मैं एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि मेरा जो शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से नहीं हुआ, तो अभी जो फिर आप अभी गांव में आए हैं, तो अभी के गांव के परिवेश में आपको क्या लग रहा है, शिक्षा की स्थिति क्या है, इसके बारे में सर कुछ बताइएगा। देखिए, गाँव में मैं अभी हूँ और ऐसा नहीं है कि मेरा गाँव से संबंध नहीं रहा है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि मेरे पिताजी आसाम में रहे। उन्होंने गांव से पढ़ाई लिखाई की, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लेकिन गांव से उन्होंने सदा संबंध बना के रखा। और जो कोई छोटा सा एक कार्यक्रम हो, अच्छा भला बुरा कोई बढ़िया हो, तो वो गांव में आते थे और गांव से ही वो करते थे और हम लोग को भी लाते थे। और जब हम अपने सेवा में रहे तो हमने सेवा को एक नौकरी के रूप में न लेते हुए सेवा के रूप में लिया था और ग्रामीणों के परिप्रेक्ष्य में लोगों को सेवा किया। और पुलिस की एक ऐसी सेवा है जो शहर में भी है, डिस्ट्रिक्ट टाउन में भी है, कैपिटल में भी काम करते हैं, एक दूर सुदूर देहात में भी हैं, जंगल पहाड़ में भी करते हैं। तो इस मिट्टी से हमें बचपन से ही नाता रिश्ता बना रहा। सर, जैसा कि अभी के युवाओं में या फिर अभी के माता पिताओं का कहना होता है जो कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने से बच्चों कुछ ज़्यादा जॉब अचीवमेंट नहीं कर सकते, उन्हें निजी विद्यालय चाहिए, बड़े बड़े कॉलेज चाहिए, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे। सर देखिए, ये आजकल के जो अभिभावक हैं, जो सिंसियर गार्जियन अपने को कहते हैं, तो उनमें ये एक फीलिंग ज़रूर है कि जो बच्चे को बड़े कॉलेज में पढ़ाएंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन में कोचिंग करेगा तो वो बड़ा करेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी जॉब का आप जब मेरिट लिस्ट निकालेंगे, उनका जो रिजल्ट निकालेंगे, तो देखेंगे कि गांव देहात या छोटे कस्बे, छोटे शहर, इनसे भी बच्चे जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट का जो अपना जो शिक्षा का जो पद्धति अभी रिफॉर्म किया है, उसमें कोई ऐसा ही नहीं है कि आप यदि अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे स्कूल में से सेंस उनका होता है कि उनका इंग्लिश बढ़िया हो, वो जो भी उनका क्वेश्चनियर हो उसका वो जवाब दे सकें, उनका जो थिंकिंग हो वो हाई हो जाता है। तो ये जबकि छोटे स्कूल में बच्चे अच्छे होते हैं और स्कूल से जब बाहर में एकाएक जाते हैं तो वो उनको लगता है कि हम थोड़ा इन्फीरियर ये हैं, लेकिन जब अपने को वो फिर खड़ा करते हैं अपने को, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं और जो शहरी बच्चे हैं उनसे ज़्यादा वो परिश्रम करके उस जॉब को वो अचीव करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो गांव के स्कूल और सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में कोई ऐसा है कि वो ज़्यादा अचीव करता है और ये उससे पिछड़ जाता है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और मेरा ये संदेश है बच्चों को कि आप कहीं भी पढ़ें, आप चाहे आप जो आपकी क्षमता है। हर विद्यार्थी के माता पिता ऐसा संभव नहीं है कि वो कोटा में रह कर के ही इंस्टीट्यूशन कराएं, वो बेंगलोर में रह कर ही कराएं, वो कहीं भी ऐसा पढ़ावें और कोचिंग करावें। मैं तो देखता हूँ कि जो साधारण जो टीचर से पढ़ कर के कोचिंग ले कर के भी वो अच्छे जॉब को प्राप्त करते हैं और वो रहें। वो पढ़ाई में जो पढ़ते हैं तो पढ़ाई करें, सिर्फ नाम के लिए न पढ़ें, काम के लिए पढ़ें। सर, एक सवाल हम लेना चाहेंगे, जैसे कि आपने सरकारी जॉब में पोस्टेड थे एज ए डीएसपी के रूप में, तो सर आपका जो राजनीतिक के प्रति आने का रुझान हुआ और राजनीतिक के प्रति आपने कदम रखा, तो इसके प्रति आपका क्या विचार था? राजनीतिक के प्रति आने का कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली या फिर कहाँ से ट्रैक मिला, इसके बारे में सर कुछ जानकारी? देखिए, राजनीति शब्द से अब लोगों को थोड़ा अचंभा होता है। जी, लेकिन ये राजनीति एक सेवा से जुड़ा हुआ चीज़ है। बिल्कुल। और जो सेवा भावना से राजनीति में आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि किसी जॉब में कहाँ थे, कैसे आए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि पुलिस की जो सेवा है तो वो नौकरी जो करते हैं तो नौकरी और सेवा, तो जो ज़्यादा सेवा उसमें देते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपने डिपार्टमेंट में, उनको ज़्यादा लोगों का उनका प्यार मिलता है, वो ज़्यादा अपना लोगों के प्रति अपनी समर्पण दे पाते हैं। और जो नौकरी करते हैं वो उनका जो विभाग में
उनकी कोई बहुत ज़्यादा पूछ नहीं होती है और वो फेल्योर उसमें होते रहते हैं। क्योंकि नौकरी हर कहीं सेवा है और अब सेवक ही हैं। हम भी सरकार के नौकर कहे जाते थे और जनप्रतिनिधि वो सेवक कहलाते हैं। तो सेवक, और यहाँ पर भी यदि कोई राजनीति करने वाले अपने को ये चीज़ मानते हैं कि नहीं मेरा ये पेशा है, तो उस पेशेवर राजनीति से मेरा तौबा है। मैं कभी भी पेशा राजनीति को नहीं समझूंगा। मैं हमेशा सेवा नौकरी में भी करते रहा हूँ, नौकरी के बाद भी आया तो मैं सेवा के लिए ही आया हूँ और इसको सेवा भावना से ही मैं आगे राजनीति को भी ले चलना चाहूँगा। सर, आपसे और एक सवाल यहाँ से निकल के आ रही है सर, जो जैसा कि अभी के युवाओं में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके गांव के, आपके मोहल्ले के युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार की कमी हो गई है, आपके युवाओं को कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी हो गई है, आपके युवाओं को देखा जा रहा है कहीं ना कहीं गाइडलाइन जो सही मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इसके प्रति आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे समाज में, इसके लिए सर कुछ बताइएगा। सर देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सही बात है कि जो अभी युवाओं का जो पढ़ लिख करके युवा ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तो उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो उनके जो कैपेसिटी को समझना होगा कि जो लड़का पढ़ाई किया है उस किस दर्जे का है और कौन सा जॉब उसके लिए सूट कर सकता है, उसकी वो तैयारी वो कर नहीं पाता ठीक से। यदि उसको ये गाइडलाइन में हमेशा चाहता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयड लड़के हैं और खासकर जो ये वर्दीधारी डिफेंस जो यूनिफॉर्म सर्विस जिसको कहते हैं, चाहे वो पुलिस का हो, पैरामिलिट्री हो, आर्मी सर्विस का हो, तो उसमें यदि जिनकी रुचि है तो निश्चित रूप से मैं बहुतों को मदद किया हूँ कि कैसे इसमें आप लगे रहोगे तो आपको ये चीज़ होगा। दूसरी बात, जो खेल कूद से जो ताल्लुकात रखते हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी मेरी अपनी कुछ योजना है कि कैसे उनको खेल में यहाँ हो। पूरा बेगूसराय एक हब है, शुरू से वॉलीबॉल का रहा है और ऐसा एक समय था जब पूरे बिहार में ऐसी कोई टीम नहीं थी जिसमें बेगूसराय के बच्चे उसमें शामिल नहीं होते थे। और दुर्भाग्य है कि अभी तक आज तक जितने भी राजनेता यहाँ हुए तो एक कोचिंग सेंटर जिसको स्पोर्ट्स एकेडमी का ये है, तो जो होनहार बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो आगे नहीं कुछ कर सकते हैं, तो उनको आजकल सारा खेल टेक्निकल हो चुका है, पॉइंट्स पर आधारित खेल है और उसमें उनको यदि हम बहुत अच्छे खेलते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं, बहुत अच्छे वॉलीबॉल खेलते हैं, ताइक्वांडो है, कबड्डी है, ये सारी चीज़ है, तो बॉक्सिंग है, लेकिन यदि वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उन सब जगहों के बच्चे हैं जिनको अच्छा कोचिंग मिल पा रहा है तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहने पर भी हम नहीं कर पाएंगे और वो कम रहने पर भी उनको ट्रेनिंग का जो स्कोप है तो मेरा एक अपना विचार है। मैं इस चीज़ को रखा भी हूँ, अपने जो भी हमारे बड़े जो नेतागण हैं उनके बीच में रखा हूँ जो सक्षम है कि भाई यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर जो है, जो स्पोर्ट्स एकेडमी है, वो स्पोर्ट्स का हो, ताकि ये बेगूसराय में केवल रोज़गार सरकारी सेवा से मायने नहीं रखता है, बहुत सारे सेक्टर में है, तो उसमें उनका वो मिले। ये मेरा अपना एक है फ्यूचर का प्लान है जो मैं इस तरह का मैं सोचा हूँ जो उनके लिए कुछ करूँ। सर, मैं एक सवाल लेना चाहेंगे, जो अभी आप जॉब से कही जाए तो एक तरह से आपको रिटायरमेंट होने के बाद आप राजनीतिक के क्षेत्र में आए हैं, तो दोनों मिला के कहने का मतलब मेरा है जो सर आगे की क्या रणनीति आपकी होगी, आगे की क्या प्लानिंग होगी, इसके बारे में सर कुछ बताइएगा। देखिए, आगे की कोई रणनीति नहीं है। मैं शुद्ध रूप से सेवा भावना से राजनीति में आया हूँ और ऐसे राजनीतिक पार्टी का मैं चयन किया हूँ जो मुझे भाया है, क्योंकि मैं डिसिप्लिन्ड फोर्स में था जहाँ अनुशासन ही सबसे पहला उनका हमारे विभाग में पुलिस डिपार्टमेंट में पार्ट था। मैं पुलिस विभाग में भी अपने बिहार में भी मैं था, तो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी था यहाँ पूरे बिहार स्टेट, जब जॉइंट स्टेट था बिहार और झारखंड। मैं जब झारखंड में भी गया तो मैं झारखंड पुलिस एसोसिएशन की पूरे स्टेट प्रेसिडेंट में हुआ। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो राजनीति में हम सेवा देते रहें और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ये है कि न ये पारिवारिक पार्टी है और न ही ये कहीं
किसी विचारधारा में उलझा हुआ है, इसका स्पष्ट विचार है, जहाँ जिनका स्पष्ट राष्ट्रवाद का ये है, जो एक विचार लेकर के चलते हैं, जिनका जो थिंकिंग है वो सबों से अलग है। सभी पार्टी, मैं किसी पार्टी के नहीं कह रहा हूँ कि सभी पार्टी, अन्य पार्टी का भी अपना एक विचारधारा होगा, लेकिन उन सारे लोगों के जो विचार हैं उनका व्यक्तिगत विचार होता है, और यहाँ है एक सामूहिक विचार है, एक विचार परिवार है यहाँ उसमें। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का चयन किया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ, और मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हूँ। और पार्टी जो हमें दायित्व देती है, वो छोटा दायित्व हो, बड़ा दायित्व हो, कुछ भी हो, तो मैं चाहता हूँ कि एक अनुशासित बल के नाते, एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते मैं उस कार्य को पूरा करता हूँ। और जहाँ कहीं भी हमें हिचक होती है तो मैं अपने जो पुराने हमारे जो नेतागण हैं, कार्यकर्तागण, मैं उनसे बेहिचक पूछता हूँ, क्योंकि हर आदमी को हर दिन सीखना पड़ता है, और मरते दम तक वो सीखता है। कोई कहेगा कि नहीं मैं पूरा ही सीख चुका हूँ, मैं पूरे ज्ञानी हो चुका हूँ, तो मेरे समझ में वो अज्ञानी है। वो मरते दम तक भी उनको सीखना है, चाहे वो अपने भी कोई सेवा में हो, चाहे वो कृषि से जुड़े हुए हो, चाहे घर के गृहिणी हो, या फिर एक कोई राजनीतिक हो। तो इस रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी को चयन किया हूँ, और सिर्फ सेवा भावना से। इसमें मेरी कोई अपनी ऐसा लक्ष्य नहीं है कि मैं MP बनूँ, MLA बनूँ, या ऐसा। कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो दायित्व देती रहेगी, निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि उसका निर्वहन करूँ। सर, जैसा कि अभी के दौर में देखा जा रहा है कि जो आपके मोहल्ले के युवाओं या फिर आपके ज़िले के युवाओं में एक अलग जोश है, एक अलग जुनून है, जो हमें एक यूनिवर्सिटी चाहिए, हमारा अपना ज़िले में एक यूनिवर्सिटी चाहिए। तो इसके लेके जैसे कि बहुत से ऐसे हैं जो पहले मुंगेर जाना पड़ता था, ऐसे अब दरभंगा जाना पड़ता है। तो इस लेके सर आपका क्या रहेगा? आप एक एज ए मेंबर्स हैं और अच्छे पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके लिए सर आप क्या कुछ करेंगे बेगूसराय जिला के लिए यूनिवर्सिटी को लेके? सर कुछ ये मांग अच्छी है, क्योंकि बेगूसराय आज के तिथि में पूरे बिहार में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, और जहाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिद्धिनकर जैसे शख्सियत रहे हो, तो ये पुरानी मांग है और निश्चित रूप में होना चाहिए। जब आप सारे चीज़ को, डिस्ट्रिक्ट को तोड़ करके, वो पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट था तो उसको 4 डिस्ट्रिक्ट अब कर दिए, तो हर जगह एक थाने था तो उसको 5 थाने में कर दिए, तो क्यों हम दूर जाएं, नज़दीक हो। और जहाँ पहले एम्स 1, 2, 4 हुआ करता था, आज हमारे प्रधानमंत्री ने हर राज्य में एम्स का खोला, तो निश्चित ये मांग 100% जायज़ है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिद्धिनकर के नाम पर यहाँ एक यूनिवर्सिटी निश्चित रूप में बेगूसराय ज़िले के लड़कों के लिए होना चाहिए, और जिससे उनको एक अपना लाभ का अनुभव हो सके, ये मेरा अपना सोच है। सर, एक और सवाल आखिरी में हम लेना चाहेंगे। जैसे कि अभी आपके गांव मोहल्ले में देखा जा रहा है, पिरौली हो, दुलारपुर हो, तो ये सब एक दियारा क्षेत्र से सटा हुआ है, तो इसको लेके बार बार किसानों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी नुकसान झेलनी पड़ती है। हर साल ये बाढ़ जैसे पीड़ित समस्याएं आती है, तो इसको लेके सर आपका क्या राय रहेगा, और अपने पार्टी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कुछ एक अस्थायी निदान हो, इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये आज के तिथि में किसान का मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा अप्रत्यक्ष रूप से बनाने की कोशिश की गई विपक्षियों द्वारा, लेकिन जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूसरा टर्म है, 7 साल होने जा रहा है, आपने किसानों के प्रति काफ़ी कार्य किया है, और जो एग्रीकल्चर का जो बजट में जो प्रावधान था उसको काफ़ी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना किया है। और किसान के लिए जितने संवेदनशील ये सरकार है, पूर्व की सरकार यदि रही होती तो आज किसान का बहुत ही स्थिति अच्छा रहता। किसान को मदद के लिए सरकार आगे आई है। रही बात जो दियारा क्षेत्र का है, तो जो फसल बीमा योजना से लेकर के किसानों के समृद्धि योजना को लेते हुए हर तरह की किसानों के लिए एक योजना बनाया गया है, उनको सब्सिडी दिया जा रहा है। पहले खाद के लिए लाइन लगाया करते थे लोग, आज अब नीम कोटेड खाद आया गया है, तो लोगों को इतनी सुविधा हो गई है। ये किसानों के लिए है, अब खाद लेने के लिए लाइन नहीं लगना पड़ता है, न उनको कीमत। आज किसान को दाम बढ़ गया, पूरे विश्व स्तर पर 2400 रुपये बोरी खाद लेना पड़ता, उसे आधे दाम पे 1200 में अभी भी खाद की दाम है। तो ये किसान के लिए ही किया जा रहा है। और जो गंगा की परियोजना है,
गंगा के कटाव से संबंधित ये बातें हैं, उनके लिए हमारी सरकार सजग है और बार बार गंगा बैंक को वो बांधती है ताकि किसान को बाढ़ से मुक्ति रहे, या बाढ़ जब आ भी जाती है तो बाढ़ की से फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। सर, आपसे मैं जानना चाहेंगे, जो अभी के युवाओं जो डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे हैं, गर्ल्स हो या बॉय हो, तो उसके लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा? उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो आगे वो तैयारी किस तरह ढंग से करे, क्योंकि आपने बहुत बड़े पोस्ट से रिटायर होकर आ चुके हैं, तो इसके लिए क्या संदेश रहेगा आपका सर? देखिए, राष्ट्रीयता के लिए मैं तो यही कहूँगा कि हर घर से एक जवान निकले जो वो देश की सीमा पर रक्षक हो, और वो चाहे आपके सिविल में, यदि वो पुलिस में भी जाता है तो आप आम जनों को रक्षा करे, वो पैरामिलिट्री में जाता है तो बाह्य जो खतरा है उससे रक्षा करे। सभी यूनिफॉर्म सर्विस में सभी एक हैं, और जो लड़के इसमें तैयारी करते हैं, चाहे वो कांस्टेबलरी रैंक हो, जवान से लेकर के ऑफिसर्स तक में, तो जिनकी जैसी तैयारी है वो पूरा मुकम्मल रूप से लगे रहें। मैं साधारण में छोटे सेवा की बात करता हूँ कि मान लीजिए कि कोई लड़के को चाहत है मैं पुलिस में भर्ती हूँ, मैं आर्मी के जवान में भर्ती हूँ, तो अनुमान जो हम इस क्षेत्र में देखते हैं, अब वो धीरे धीरे उसमें सुधार भी हम देख रहे हैं। और मैं दूसरे ज़िलों में भी देखा हूँ कि जैसे आरा है, बक्सर है, पटना के कुछ भाग है, छपरा है, इन सब जगहों में देखा हमने कि वो 365 दिन वो लगे रहते हैं। जैसे दौड़ते हैं तो वो दौड़ेंगे, और एक फॉर्म भरा एक में, फिर उसमें दूसरा फॉर्म भरा, और वो उसमें वो चेन नहीं लेते हैं तब तक जब तक कहीं उनका हो नहीं जाता है। मेरे यहाँ हम देखते थे, लोगों को, बच्चों को कहते थे कि तुम जब फॉर्म भरते हो उसमें से तैयारी शुरू करते हो। और एक लड़का वो है जो 365 दिन दौड़ते रहता है और अपना तैयारी करते रहता है। तो कम्पीट जब वो दौड़ होगी तो कम्पीट वो करेगा कि तुम करोगे। तो ये चीज़ है, यहाँ खिलाड़ी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी सब भी हैं। अब मैं देखता हूँ कि बच्चे यहाँ के भी बहुत जाते हैं, SSB हो, बिहार पुलिस हो, CRPF हो, आर्मी में हो, बहुत लड़के का हो रहा है। मैं उनसे, मेरा मैसेज यही रहेगा कि यदि आप उसमें जाते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने को पहले अनुशासित आप करो। और जो अभी का जो परिवेश है तो वो संयुक्त परिवार का परिवेश नहीं रह गया है, तो उसमें पहले उसमें अनुशासन ज़्यादा हुआ करता था। अब व्यक्ति का परिवार हो चुका है, और एक अनुशासित जो विद्यार्थी है वही कोई अचीव कर सकता है। बिल्कुल सर। अन्यथा वो शॉर्ट टेम्परामेंट का हो तो वो चाहे कहीं न कहीं जाकर के उसकी ब्रेक लगनी ही है, वो चाहे इंटरव्यू स्टेज में हो, चाहे वो फिर फिजिकल स्टेज में हो, कहीं भी हो। तो आप अपने को अनुशासित रखो, विद्यार्थी को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। सर आखिरी में मैं चाहेंगे, जो हमारा यह KB स्टूडियो जो चैनल है, इस पे आप पहली बार हमारे साथ रूबरू हुए हैं, तो इसके लिए मैं सर आपका क्या संदेश रहेगा, और यह जो चैनल है इसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, इसके प्रति सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, KB स्टूडियो अपने आप में एक एग्जाम्पल सेटअप कर रहा है, और इनके जो संचालक हैं, जिनके दिमाग में आया, वो डॉक्टर रोशन कुमार हैं। और हम सबको भी लगता है कभी कि एक डॉक्टर का पेशा, और फिर एक स्टूडियो खोल करके लोगों के पूरे बेगूसराय के हर सेक्टर से, वो चाहे वो एक मजदूर यूनियन से लेकर के, एक किसान से लेकर के, बड़े राजनेता से लेकर के, एक खिलाड़ी से लेकर एक शिक्षक को, हर पेशे से जो उभरते हुए लोग हैं जिनसे कुछ प्रेरणा मिल सके, उन सारे लोगों तक KB स्टूडियो पहुंची है, और सबका इंटरव्यू लिया जाता है। और यह एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। वो डॉक्टर रोशन कुमार अपने हाथों से मरीजों को तो ठीक करते ही हैं, निःशुल्क भी इलाज करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, लेकिन उस डॉक्टरी पेशा से 100 गुना ज़्यादा ये KB स्टूडियो का योगदान है कि ऐसे लोगों को, सारे लोग का इंटरव्यू लेकर के, और अब तो वो हर जगह खबर भी तुरंत पहुंचते हैं। तो ये निस्वार्थ भावना से जो उनका सेवा हो रहा है, तो ये सारे डॉक्टर लोगों को भी सबक लेना चाहिए कि उनके द्वारा भी कुछ सेवा समाज की अपने स्तर से करें, तो डॉक्टर को तो भगवान माना ही गया है। और इस तरह की और सेवा होगी तो निश्चित रूप से वो महादेव का, उनका सबको आशीर्वाद मिलते रहेगा, और महादेव की श्रेणी में वो गिने जाएंगे। इसलिए मैं KB स्टूडियो के तमाम जो भी
जो भी काम करने वाले हैं और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं। और मैं पुनः केवी स्टूडियो के संचालक डॉक्टर रोशन कुमार को साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आप इस तरह की सेवा कर रहे हैं। दो तरफा सेवा आपका चल रहा है, तो अन्य लोग भी, अन्य विभाग में भी लोग प्रेरणा लें कि सेवा का कभी जाया नहीं होता है। सेवा का माध्यम जैसा भी हो, तो यदि आपको सक्षम दिए हैं, ईश्वर ने आपको यदि सक्षमता प्रदान किया है, तो आपकी सेवा लोगों तक पहुँचे ताकि आपको दुआ मिलते रहे और उनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे इस चैनल को जो संदेश दिए हैं, इस चैनल को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दिए हैं, इसके लिए पुनः केवी स्टूडियो की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आपने अभी डीएसपी सर सुनील सर से सुन रहे थे जो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुई वो कहाँ से हुई, उनका जो विद्यार्थी जीवन रहा था वो कैसा रहा था, और फिर वो जब जॉब में थे तो उस समय उनका क्या था, पारिवारिक परिवेश उनका क्या रहा था, और जो अभी के जनरेशन में बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कही जाए तो जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए क्या संदेश रहा है, और फिर ये राजनीतिक के क्षेत्र में जाने का इनका जो रुझान हुआ वो कहाँ से हुआ, और राजनीतिक क्षेत्र में जाके या ये कही जाए तो अमूमन एक सेवा करने के बाद दूसरी सेवा की तरफ इनका जो रुझान हुआ है, क्यों हुआ है, इन सारी बातों को इन्होंने रखा। साथ में इन्होंने ये भी रखा जो आगे की इनका जो प्री प्लान है, आगे की युवाओं के लिए क्या इनका योजनाएं बनाई जा रही है, ये सारी बातों इन्होंने रखा। तो आपने अभी सुन रहे थे डीएसपी सर से, तो इसके लिए आप हमारे इस एपिसोड में बने रहिए और देखते रहिए हमारा इस चैनल को। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, और मेरा एक फेसबुक चैनल है डॉक्टर रोशन कुमार जी का, उस पेज को आप लोग लाइक कीजिए ताकि इस तरह के मेहमानों से आपको रूबरू होने का बार बार मौका मिले, इस तरह के गेस्टों से मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो। तब तक के लिए, और हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, जिसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि नए नए वीडियो आप तक आते रहिए। तब तक मैं इस एपिसोड से विदा लेता हूँ। कैमरामैन रोशन कुमार के साथ केवी स्टूडियो। थैंक यू।